दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ऑप्शन है 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950। तो सही उत्तर है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के द्वारा या भारतीय संविधान के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है संसद में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है और इसमें ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दिया मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, और इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 यानी कुल 34 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? देखिए 20, 25, 30 या 31। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है और आप जान लीजिए वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 यानी 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है मुख्य न्यायाधीश सहित। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आप जान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में जो है एक न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश होते हैं। तो ये प्रश्न जो है अपडेट कर दिया गया है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या जो है 33 प्लस 1 यानी 34 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी और इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी कितनी? तो वर्तमान में जो अपडेट है 2023 में दोस्तों आप जान लीजिए कि इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो गई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो उत्तर है 10 वर्ष। और आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करता है। और अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं वो भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, इसके अलावा एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? तो ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अभी 2021 का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ है अभी 14 मई को, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर या राष्ट्रपति को संबोधित पत्र लिखकर कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? तो ये राष्ट्रपति को। और अगला है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा जो समर्थित समावेदन है उसको राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है और ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने और तत्संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 124(5) में प्रावधानित है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है। इसके अलावा इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द का प्रयोग दोस्तों संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। देखिए, पहला है न्यायाधीश जांच अधिनियम। दोस्तों देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं, ये भी सही नहीं है। तीसरा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित हो। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पे कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो सही उत्तर 3 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो कथन 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, सीबीआई की जांच, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में ये 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो सही उत्तर है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किस प्रकार से? तो उत्तर है संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से सही हैं।
पहला है, आप देखिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, ये सही नहीं है। तीसरा है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल सही है। और चौथा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके की जाती हैं, तो ये सही नहीं है। केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, इसलिए उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है, और न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही है? देखिए, पहला कथन है कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है, तो ये सही नहीं है। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तो ये भी आपका सही नहीं है। दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं, न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी। तो देख लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है, कथन एक गलत है। और उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक जो अनुच्छेद 146(1) के तहत तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229(1) के तहत मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, फिर भी अनुच्छेद 146(5) के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, वहीं अनुच्छेद 229(3) के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, तो दूसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। और ये प्रावधान देखिए अनुच्छेद 220 में है, 124(7) में जो है सुप्रीम कोर्ट के संबंध में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 220 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 126 के अनुसार। इसमें ये वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन देखिए, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1993, 1996, 2000 या 2004? तो सही उत्तर है 1993 यानी 1993 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया, और वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया और इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम यानी मंडल निर्धारित किया गया, जिसे 1998 में विस्तारित करके मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से इसको संरचित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है 4 होती है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1998 में जो कॉलेजियम था, इसका विस्तार कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी? तो उत्तर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों आप जान लीजिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर न्यायालयों यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी और इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। तो सही उत्तर है 1 सही है जबकि 2 गलत है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 127(1) के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम प्राप्त न हो, तो भारत के न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं। और दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कब? तो उत्तर है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब नहीं होता है, तब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो सही उत्तर है केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, देखिए, उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो बिल्कुल 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7 या 5? तो सही उत्तर है 5। दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन या व्याख्या के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित होता है, उसका विनिश्चय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 यानी राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के बाद जो निर्देश होते हैं, उसमें सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। और इस तरह से उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए और इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आप जानते हैं ये कम से कम 5 होनी चाहिए।
अगला है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन देखिए, परामर्शी अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, मूल अधिकारिता या रिट अधिकारिता। तो सही उत्तर है मूल अधिकारिता। और आप जान लीजिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की दूसरी ओर एक से अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न निहित हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विचार निर्भर करता है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 33 है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है आती है। तो सही उत्तर है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो देखिए, भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के हुए चुनाव पर विवाद, या भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो यहाँ पर देखिए, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद नहीं, बल्कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, 1 और 4 दोस्तों, ये आप जान लीजिए उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जान लीजिए, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं बल्कि उच्च न्यायालय के पास भी जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के आदेश जारी करने की शक्ति है। ये अंतरशासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। बिल्कुल सही है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। बिल्कुल सही। और इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो इसमें केवल एक जो पहला कथन है वो गलत है। ऑप्शन ए आपका जो है ये सही नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। हालांकि ये सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये सही नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है। तो उत्तर है, अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्रवाई से है जिसमें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का जो है साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बी और सी, बी ऑप्शन है इसमें, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो बी और सी दोनों उत्तर सही हैं, लेकिन आयोग इसमें बी को सही मानता है।
अगला प्रश्न है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उत्तर है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, दोनों को दोस्तों ये अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने के लिए शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। सही नहीं है। और भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो ये देखिए 1, 2 और 4 आपके सही हैं। 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कैसे? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजॉरिटी से ये तय करें, संसद के अनुमोदन से या राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा अन्य ऐसे स्थान पर जो है अपनी बैठक कर सकता है, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 को कवर किया है। इसके अगले भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।